कुमावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। आ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए। आज हम बात करने वाले हैं लेखांकन समीकरण के बारे में कि लेखांकन समीकरण क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या। और जैसे कि आपको लेखांकन समीकरण जो है वो आपको याद रखना है कि लेखांकन समीकरण क्या है। सबसे पहले लेखांकन समीकरण A बराबर C प्लस L। अब देखिए A का मतलब होता है एसेट्स। A का मतलब क्या होता है? एसेट्स। C का मतलब कैपिटल, L का मतलब लायबिलिटीज। अब देखिए एसेट्स के बराबर कैपिटल और लायबिलिटीज होनी चाहिए। एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फिर देखिए लेखांकन समीकरण में स्टॉक कॉलम में आने वाले समस्त लेन-देन लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड होंगे। जब हम लेखांकन समीकरण बनाते हैं उसका आप ये देख सकते हो इधर फॉर्मेट, सील नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स और लायबिलिटीज दो कॉलम है। एसेट्स में चार कॉलम आएंगे, कैश, स्टॉक, डेब्टर्स, एसेट्स, जैसे अदर एसेट्स भी कह सकते हैं। इधर कैपिटल और लायबिलिटीज। एसेट्स जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होनी चाहिए। फिर जो स्टॉक के अंतर्गत जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो कॉस्ट प्राइस पे यानी लागत मूल्य पे होंगे। जब हम जनरल एंट्री करते हैं तब उसके अंदर कॉस्ट प्राइस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। पर जब लेखांकन समीकरण दोस्तों बनाया जाएगा तब आपको याद रखना है कि हमें कॉस्ट प्राइस को ध्यान में रखकर चलना है। छोटी छोटी बातें अगर आप दिमाग से भूल जाओगे तो वो आपके लिए बड़ी भी बन सकती है। इसको इसीलिए आपको हर एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, वही आपको बहुत इजी तरीके से हर चीज को समझाएगा। फिर देखिए इसके अंदर लेखांकन समीकरण में स्टॉक का जो कॉलम है उसमें समस्त लेन-देन कॉस्ट प्राइस पे होंगे, ये आपको याद रखना है। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं कैश कॉलम के बारे में। तो देखिए कैश, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, कैश जब भी आता है उसे डेबिट और जब भी कैश कम होगा उसको क्रेडिट करते हैं। ये तो आप शुरू से पढ़ ही रहे, तो आप बोलोगे तो नहीं, बहुत इजी चीज है। देखिए जब भी किसी लेन-देन से रोकड़ प्राप्त होती है तो उसे हम प्लस करेंगे और होगा डेबिट। कैश जो डेबिट, जब भी कैश आता है हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कम होता है तो क्रेडिट। पर जब हम लेखांकन समीकरण में अमाउंट लिखेंगे तो प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में। और जब भी रोकड़ जाती है तो वो अमाउंट माइनस में आ जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अमाउंट माइनस में और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फिर देखिए स्टॉक, माल प्राप्त होने पर प्लस जब भी माल बिजनेस में आता है हम स्टॉक को क्या करते हैं? डीआर करते हैं। तो देखिए स्टॉक डीआर हो जाएगा और स्टॉक में प्लस हो जाएगा क्योंकि हमारा माल बढ़ रहा है। तो देखिए माल प्राप्त होने पर हम स्टॉक को डीआर करते हैं और प्लस हो जाएगा। माल निम्न तीन तरीकों से हमारे बिजनेस में, आप अपना लगाओ दिमाग कि ऐसे कौन से तीन तरीके हैं जिससे माल हमारे बिजनेस में आएगा। सबसे पहले तो स्टॉक, जब जो व्यापारी होता है वो बिजनेस के अंतर्गत जो भी सामग्री लेके आता, माल लेके आता, पर उसके लिए किसका यूज करते हैं? स्टॉक के लिए। तो एक तो स्टॉक, दूसरा परचेज, जब हम माल खरीदेंगे तो हमारा माल बढ़ेगा, परचेज। तीसरा सेल्स रिटर्न। तो इन तीन तरीकों से हमारे बिजनेस में माल बढ़ता है। सेल्स रिटर्न से कैसे? जो कि बेचा हुआ माल जो वापस आ जाता है तो उससे भी हमारा माल बढ़ेगा। तो इन तीन तरीकों से आपको याद रखना है कि माल बढ़ता है। स्टॉक, परचेज एंड सेल्स रिटर्न। समझ में आ गया? तो जैसे तीन तरीकों से आता है वैसे तीन तरीकों से जा भी सकता है। जैसे सबसे पहले परचेज। अब बच्चे सोचते हैं कि मैडम तो गलत पढ़ा रहे हैं, परचेज से तो माल आता है, कम कैसे होता है? तो देखिए आप जब भी बिना बिके माल व्यवसाय से कम होता है, जब भी बिना बिके व्यवसाय से माल कम होता है तब हम परचेज को सीआर करते हैं। कुछ याद आया? तो अब मैं सही हूं ना? तो फिर जैसे कि माल आग से नष्ट हो गया, माल चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है प्रकृति के थ्रू। तो ऐसे बिना बिके, हमने इस माल को बेचा नहीं, बिना बिके बिजनेस से माल कम हो गया तब हम परचेज को सीआर करते हैं और इस तरीके से हमारा माल कम हुआ बिजनेस से, इसलिए परचेज। फिर देखिए सेल्स, माल बेचेंगे तो ऑब्वियसली माल कम ही होगा, सेल्स। तीसरा परचेज रिटर्न, जैसे कि हमारा बिका हुआ माल हमें वापस कोई लौटा सकता है तो हम भी लौटाएंगे भाई। हमारे पास खराब माल आया है, हमने खरीदा था, खराब
परचेज रिटर्न। तो अब आपको समझ में आया, ये था स्टॉक। अब बात करते हैं डेब्टर्स की। तो आपको पता होगा डेब्टर्स कौन होते हैं, जिनको हम उधार माल बेचते हैं, और उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, डेब्टर्स टू सेल्स। उधार माल बेचने पर अमाउंट प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने उधार माल बेचा है, डेब्टर्स में प्लस अमाउंट, पर डेब्टर्स क्या हो जाएगा, डीआर। अपन एंट्री क्या करते हैं, डेब्टर्स टू सेल्स करते हैं, डेब्टर डीआर होता है ना, तो डेब्टर्स का बैलेंस डीआर हो जाएगा। फिर देखिए पैसे प्राप्त होने पर जब भी कैश बढ़ता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, कैश को डीआर, और सीआर कौन हो जाएगा, डेब्टर्स, क्योंकि देने वाला कौन है, डेब्टर्स है, तो कैश टू डेब्टर्स, तो डेब्टर्स क्या हो जाएगा, सीआर, और बैलेंस डेब्टर्स में आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमको पैसा मिल चुका है। फिर देखिए बैड डेट्स होने पर, अगर बैड डेट्स होगा तो अमाउंट माइनस में आ जाएगा डेब्टर्स की कॉलम में, और डेब्टर्स क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। बैड डेट्स टू डेब्टर्स, बैड डेट्स आने पर डेब्टर्स सीआर, और डिस्काउंट होने पर भी अमाउंट माइनस में आएगा, और क्रेडिट और डेब्टर्स सीआर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से कीजिए, टाइम वेस्ट ना कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट तो बनता है, वो भी कर दीजिए। फिर हम बात करते हैं चौथे नंबर पर अदर एसेट्स के बारे में। अब देखिए अदर एसेट्स क्या होती है, अन्य संपत्ति खरीदने पर, जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तब हमारे संपत्ति बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ने पर हम उसको प्लस करेंगे, और एसेट्स भी प्लस हो जाएगी। जब भी हम एसेट्स खरीदते क्या एंट्री करते हैं, एसेट्स अकाउंट डीआर टू कैश करते हैं, तो एसेट्स डीआर हो जाएगा, और एसेट्स प्लस में आएगा, एसेट्स की कॉलम में एसेट्स प्लस में। फिर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, जब भी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो ये भी हमारे लिए बेनिफिट है, तो प्लस में आ जाएगा और एसेट्स डीआर हो जाएगी। और जब भी हम संपत्ति बेचेंगे, बेचने पर हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, पर संपत्ति चली जाएगी। जब भी एसेट्स कम होगी तो हम उसको माइनस में लिखेंगे और एसेट्स को सीआर करेंगे। जब भी हम एसेट्स को बेचते हैं एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू एसेट्स, तो एसेट्स तो क्या हो जाएगी, सीआर, वो भी आ जाएगी माइनस में। फिर संपत्ति के मूल्य में अगर कमी हो जाए, अगर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन में मूल्य कम होता है और मान लीजिए लॉस है, और तो फिर ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसका मूल्य कम हुआ है, और एसेट्स क्या हो जाएगी, सीआर। अपन एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स, एसेट्स को सीआर करते हैं ना। फिर हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में। जब भी प्राप्त होती है या व्यापारी द्वारा लगाई जाती है, कैपिटल यानी पूंजी, जब भी बिजनेस में कैपिटल प्राप्त होगी या व्यापारी द्वारा लगाई जाएगी तो बैलेंस तो प्लस हो जाएगा, पर कैपिटल सीआर। जब भी हमारे बिजनेस में पूंजी आती है, एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, कैपिटल को सीआर करते हैं तो उसका बैलेंस सीआर। व्यापार में लाभ होने पर, इनकम प्राप्त होने पर, अगर मान लो प्रॉफिट हो रहा है, इनकम प्राप्त हो रही है, तो इनकम तो प्लस कर देंगे, अमाउंट को प्लस करना है, पर कैपिटल सीआर। जब भी बिजनेस में कैश आता है अपन क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। जब भी इनकम आएगी, इनकम डीआर और कैपिटल सीआर। फिर व्यवसाय से आहरण करने पर, हानि होने पर, कोई भी खर्चा चुकाने पर, जैसे कि व्यापारी अपना पैसा लेगा, कुछ भी, जब भी बिजनेस से पैसा कम हो गया तब अमाउंट माइनस हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस से कम हो रहा है। अपन एंट्री क्या करते हैं, जब आहरण होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश करते हैं, तो कैश क्या हो जाएगा, कम, तो उसको माइनस, बट कैपिटल का अमाउंट डीआर हो जाएगा। बट कैपिटल बहुत कम डीआर होती है, आपको पता होगा, बट ये बताया जा रहा है जब भी आहरण के लिए हानि के रूप में जैसे ही पैसा कम होता है तो उसका हम माइनस कर देंगे। फिर देखिए हम लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज का बैलेंस सीआर होता है, लायबिलिटीज सीआर होती है। अब देखिए अगर क्रेडिटर है, लायबिलिटीज में क्रेडिटर है तो उसको प्लस कर देंगे। जब भी हम किसी से उधार माल खरीदते हैं, उधार माल किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से खरीदते हैं, तो परचेज अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर्स होता है, परचेज अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर्स। तो पर लायबिलिटीज में जाएगा ना, लायबिलिटीज इसका बैलेंस तो सीआर हो जाएगा, क्रेडिटर्स को हम क्या करते हैं, सीआर करते हैं, बैलेंस सीआर होता है, पर जब हम क्रेडिटर में लिखेंगे तब उसका अमाउंट प्लस में होगा, किसमें होगा, प्लस में, क्योंकि हमें उधार माल खरीदना है तो उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ना।
फिर जैसे बिल्स पेबल है तो उसका भी अमाउंट प्लस में आ जाएगा, पर अगर हम उसका पेमेंट कर रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा। बिल्स पेबल का बैलेंस सीआर, बट हम उसको प्लस करेंगे और पेमेंट करने पर माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट को भी प्लस, लोन को भी प्लस, अनंत को भी प्लस और आउटस्टैंडिंग को भी प्लस करेंगे। लेनदारों से उधार माल खरीदने पर प्लस। जब भी हम लेनदारों से उधार माल खरीदते हैं क्या एंट्री करते हैं? परचेज अकाउंट दिया टू क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? सीआर होता है। ये देख लीजिए सीआर, बैलेंस सीआर पर करेंगे क्रेडिटर्स में प्लस। फिर लेनदारों को भुगतान करने पर माइनस हो जाएगा। जब भी हम उसको पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर अकाउंट दिया टू कैश। कैश कम हो रहा है तो हम माइनस में अमाउंट करेंगे, पर क्रेडिटर को क्या कर देंगे? दिया। तो ये था लेखांकन समीकरण से संबंधित कुछ जानकारी, बहुत ही सरल है, आपको अब अच्छे से समझ में आ गई। एक आपको और सिंपल सी चीज बता दी जो आपको लेखांकन समीकरण बनाने में बहुत ही सहायता करेगा। एक चीज दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर कोई भी प्लस में बैलेंस आ जाता है, अमाउंट प्लस में लिखते तो इस साइड भी प्लस में आएगा, इधर माइनस में लिखते तो इस साइड राइट साइड भी माइनस आएगा। बट जब दोनों अमाउंट एसेट साइड आएंगे तब एक साथ वो नहीं रह पाएंगे। अगर प्लस में उधर ही एक और अमाउंट आया तो वो दूसरा माइनस में आएगा। कहते हैं ना, दो शेर कभी भी एक जंगल में नहीं रह सकते। एक जंगल का राजा एक ही शेर होगा, दो राजा एक जंगल में नहीं रह सकते। वैसे ही अगर दोनों ही अमाउंट एक एसेट में आ रहे हैं तो एक प्लस में होगा एक माइनस में। कभी भी दोनों प्लस के दोनों माइनस के नहीं आएंगे। इधर प्लस का तो इधर भी प्लस का, इधर माइनस का इधर माइनस का, पर दोनों इधर आ रहे तो प्लस माइनस, इधर दोनों आ रहे तो भी प्लस माइनस। ये आपको बहुत ही सरल तरीके से लेखांकन समीकरण बनाने में मदद करेगा। अगर समझ में आ गया है तो थैंक यू सो मच।